हाय गाइस, तो हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर जो है हमारा फिजिकल एजुकेशन के अंदर। जैसे कि हमने पहले ही बहुत ज़्यादा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं लगभग हमारे। तो अब हम लोग का अगला जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 9। एंड दिस गोइंग टू बी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। कि ट्रेनिंग हम स्पोर्ट्स के अंदर क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और क्या क्या ट्रेनिंग लेवल्स होते हैं, किस किस चीज़ के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि हम एक स्पोर्ट्स पर्सन है और हमें पता है कि हमें बॉडी अपने ट्रेन करनी है उस लेवल के लिए, उस चीज़ के लिए। तो हम क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे हमें हेल्प मिलेगी, हमारी बॉडी ग्रोथ, हमारी टेक्निक्स इंक्रीज करने के लिए। तो ये सब हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है स्पोर्ट्स में, क्योंकि आप एज एन स्पोर्ट्स पर्सन या एज एन फिजिकल एजुकेशन टीचर आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ट्रेनिंग होती हैं। पहले प्रीवियसली हम पढ़ते आए थे कि हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज क्या थी जिम में। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग क्या है, क्या क्या ट्रेनिंग, हम कैसे कैसे ट्रेनिंग करते हैं जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं कि भैया पहले हम पढ़ रहे थे कि हमें वर्कआउट करने से हमारी बॉडी मसल मास बढ़ता है, ये होता है वो होता है, अपनी साइकोलॉजिकल में ये करने से, स्ट्रेस कंट्रोल करने से हमें अच्छा परफॉर्मेंस करना। तो अब ये ट्रेनिंग है, कौन कौन सी ट्रेनिंग होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, जो हमारी पावर वो सब बढ़ाने के लिए कैसे कैसे ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और क्या क्या होगा हमारा मेन की पॉइंट इस चीज़ में। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो गेम्स में कौन कौन सी ट्रेनिंग होती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्रॉस ट्रेनिंग, किस टाइप की ट्रेनिंग होती है, इसका ही पार्ट होते हैं इसमें। चाहे ये सर्किट ट्रेनिंग यहाँ पे होगा, सर्किट ट्रेनिंग भी आप इसका ही पार्ट बोल लेंगे आप इसको। तो सर्किट ट्रेनिंग भी इसका पार्ट बोलेंगे। स्ट्रेंथ आप कैसे इंक्रीज करते हैं, अपनी कौन सी एक्सरसाइज होती हैं स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। फिर आपकी ट्रेनिंग मेथड टू इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप। इंड्योरेंस, फिर इसके मेथड कैसे होते हैं। स्पीड, आप ये भी हम इसमें पढ़ेंगे, इसका ही मेथड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये अब आप रनर हैं, मान लीजिए आप स्प्रिंटर हैं, तो ये आपके लिए की पॉइंट होगा बहुत ज़्यादा। ये प्लस ये दोनों एंड्योरेंस प्लस स्पीड। तो अगर आप एक पावर लिफ्टर या फिर वो पावर लिफ्टर या फिर वेट लिफ्टर या जो भी बोल लीजिए आप, बेंच प्रेस या फिर जो भी बोल लीजिए, तो आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा। अगर आप एक बॉक्सर हैं तो आपका इन तीनों का वो लगेगा कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन तो मेन पॉइंट होगा आपका इसमें। कोऑर्डिनेशन भी है, कोऑर्डिनेशन भी हम क्या क्या कोऑर्डिनेशन। अब जैसे आपने सुना होगा जो बॉक्सिंग में, जैसे बॉक्सिंग हर बार गेम बॉक्सिंग ही लेता हूँ, क्यों? क्योंकि बॉक्सिंग में क्या चलता है, बॉक्सिंग में कोऑर्डिनेशन चलता है। और कोऑर्डिनेशन माइंड से आपका कोऑर्डिनेट, अगर आपको पता होगा आपका कौन सा आपकी टेक्निक है, तो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो उस चीज़ में। तो यही चीज़ होता है मेन कोऑर्डिनेशन। सर्किट ट्रेनिंग आपकी क्या रहती है, सर्किट ट्रेनिंग क्यों हम यूज़ करते हैं। सर्किट ट्रेनिंग जो है, सर्किट ट्रेनिंग इस मतलब कि आप रेपिटेशन में कैसे कैसे। सर्किट ट्रेनिंग भी 3 टाइप की होती है। सर्किट ट्रेनिंग टाइम वाली, सर्किट ट्रेनिंग लैप्स वाली, और एक कंप्लीट ओवरलैपिंग वाली। कि जैसे सर्किट ट्रेनिंग मतलब एक एक्सरसाइज कितने कितने रेस्ट के बाद को कितने कितने टाइम के, आप मान लीजिए 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये, 2 सेकंड का आपने इसमें रेस्ट लिया, 2 मिनट का इसमें रेस्ट लिया। तो ये होती है सर्किट ट्रेनिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे इसमें अच्छे से, बिल्कुल। तो यही हमारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मेन पॉइंट है, जो हमारा चैप्टर है 9 नंबर, उसके अंदर ये सारी जो हम ट्रेनिंग में हम जो यूज़ करते हैं, हम किस किस क्यों क्यों हम ट्रेनिंग करते हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से। तो अब ऑब्वियसली बात है, डेफिनेशन तो हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की मीनिंग जो है इसकी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ स्पेशल प्रोसेस of preparation of sports person based on scientific principle aimed at improving the and maintaining high performance capacity in different sports activities। हम जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो करते हैं वो किस लिए करते हैं, रिस्टोर एक्सरसाइज, ये सारी होती हैं इसके। कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, तो देखिए हम जो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं इसलिए कि हम जो पर्टिकुलर गेम है, आप ऐसे समझ लीजिए इसको ब्रीफ करके, पर्टिकुलर गेम में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इन्हांस करने के लिए हम ये चीज़ ट्रेनिंग करते हैं यूज़ में। इसका सिंपल मीनिंग में यही हो गया। और इसमें हमारी क्या रहता है, कार्डियोवैस्कुलर, मसल ट्रेनिंग, ये सब कुछ इंक्लूड होता है इसके अंदर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है स्पोर्ट ट्रेनिंग का, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग आर एज फॉलोइंग। इंप्रूव योर फिजिकल फिटनेस, ये तो भैया हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आपने हर पॉइंट में, न्यूट्रिशन के साथ में भी आपने ये पॉइंट पढ़ा ही होगा कि आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो बढ़ाता है ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि फिजिकल फिटनेस ही हमारी सबसे प्लस पॉइंट है। नाम ही जैसे फिजिकल एजुकेशन, तो फिजिकल फिटनेस। अब मान लीजिए आप किसी लेक्चर में परफॉर्म कर रहे हैं और आप फिट नहीं हैं, आप ऐसा नहीं जरूरी है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। अब जो वेट लिफ्टर होते हैं वो थोड़े बल्की टाइप के होते हैं, जो
अलग अलग टाइप के गेम्स के, अब जो रनर होगा वो काफ़ी पतले होंगे, उनकी लीन बॉडी मास होगा, उनको मतलब ठीक फिट एंड फाइन होंगे वो। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ टैक्टिकल एफिशिएंसी। अब मान लीजिए, अब टैक्टिकल आप ये भी ले लीजिए। अब इलाइट फोर्सेस होते हैं, मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको अच्छे वे में, जो आपको अच्छा लगेगा। जो स्पेशल फोर्सेस कमांडो होते हैं, जो हमारे स्पेशल फोर्स के कमांडोज होते हैं, वो थोड़े से एलाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेनिंग और उनकी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफरेंस होती है। तो ये चीज़ इससे ही ड्राइव हुई है कि आपकी जो जो नॉर्मल, अब मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात कर लूँ, एक एथलीट की बात कर लूँ। एथलीट को अगर आप एक साथ एक एथलीट और एक नॉर्मल पर्सन को आप एक साथ भगाएंगे, तो वो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू में, कहीं ना कहीं पॉइंट में थक जाएगा, अपने जितना उसकी एंड्योरेंस बची होगी या स्पीड होगी, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल हो जाएगी वो। और वो एथलीट उसी परफॉर्मेंस, मतलब उसी जो वो नॉर्मल, तो पहले उसके साथ जो दौड़ रहा होगा वो वार्म अप होगा, उसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए भागेगा वहाँ से, और वो अपनी परफॉर्मेंस वहाँ दिखाएगा। तो यही एक चीज़ एथलीट स्पोर्ट्स पर्सन को नॉर्मल पर्सन से अलग बनाती है, और यही स्पेशल फोर्स के कमांडो नॉर्मल पर्सन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो यही चीज़ है कि उनकी सिलेक्शन प्रोसेस इतनी हार्ड होती है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंटल एबिलिटी, देखिए जहाँ पे हम फिट एंड फाइन की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भैया हमारा माइंड तो आएगा ही आएगा। माइंड हमारा फिट होता है तो हमारी बॉडी बिल्कुल फिट होती है। तो हम जो देखते हैं, हमारा दिमाग है जो, वो अगर हार्मोनल उसका ठीक है, ऑक्सीजन लेवल ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल 100% आपका बिल्कुल फिट एंड फाइन होगा। तो हमने यही चीज़ सीखनी है। अब आपकी मेंटल एबिलिटी जो है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, आप बिल्कुल अच्छे से ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ ठीक है, मेंटल एबिलिटी आपकी ठीक है, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, आपकी एंड्योरेंस ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारे पॉइंट, जो स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग हम क्यों करते हैं, सारा कुछ। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, अब हम इसमें आएंगे इसकी डेफिनेशन के ऊपर, वो हमने क्यों था, क्यों करते थे। तो हम आएंगे स्पोर्ट्स जो है ट्रेनिंग के ऊपर। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस टू प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल इवेंट एक्टिविटीज और जॉब। Usually in sports we have to term sports training which is denoted to sense of preparing sports person highest level। देखिए अब वही बात होगी, अब ये नॉर्मल पर्सन जो है, इसका मान लीजिए एंड्योरेंस, अगर मान लीजिए इसका एंड्योरेंस 50% है, स्पीड इसकी 50% है, और इसकी पावर इसकी 50% है, तो वहीं एक एथलीट जो होगा वो इसमें चीज़ों में, मतलब इसमें एडवांस होगा, वो 80 भी हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि एथलीट बहुत 100% ही अपना दिखाए, वो ट्रेनिंग के ऊपर है उसकी। तो ये चीज़ों में वो सारा 80-80 होगा। अब इसे ये चीज़ इंक्रीज कर रही है तो नॉर्मल बंदे से अलग ही निकल रहा है। तो ये हम देखने, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू 1981 में, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन, keeping in view that aims of sports training is competitive sports, objective of sports and reach the aims। तो इसका सिंपल मीनिंग यही हुआ। तो हम इसमें कुछ एडिशनल ये नोट करेंगे, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वही होती है कि एक एनहांस, हम जो एथलीट है उसको एनहांस बनाते हैं, हम अच्छे परफॉर्मेंस करके सब कुछ अच्छे, बिल्कुल ब्रीफ चीज़ में उसको नोट डाउन करते हैं कि हम क्या लेवल है, और उसको हाईएस्ट पीक पे पहुंचाते हैं, हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाते हैं उसको। तो इसके जो की पॉइंट्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप वेल नोन पर्सन बनेंगे। पर्सनैलिटी मेन मतलब होता है कि आपको एक वे में जब आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने, जो भी आप गेम्स में, जो भी आप गेम्स हैं या स्कूल या फिर जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें ये भैया ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर्सनैलिटी। तो फिजिकल एजुकेशन में ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, फिजिकल फिटनेस एंड डेवलपमेंट। तो ये चीज़ जो ये है डेवलपमेंट, ये तो आपने देख ही लिया होगा कि हमारे जो धीरे धीरे हमारी मोटर स्किल, हमारी बचपन से लेके हम जब इन्फेंट होते हैं तब से हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, और ये डेवलपमेंट होती रहती है कहीं ना कहीं। बट ये होता है कि एक टाइप में माइंड माइंड देखिए, अब नई नई चीज़ें तो हम रोज़ सीखते हैं, हर रोज़। अब मैं नहीं पता कहीं से हम क्या सी चीज़ सीख लेंगे आने वाले दिनों में। तो वो चीज़, अगर आपकी बॉडी है वो एक ट्रेनिंग से एक डेवलपमेंट पीरियड में आती है, और आप डेवलप कर करके उसको हार्ड एंड वो करते हैं। अब भैया आपने देखा होगा कि कोई बंदा अपने हाथ से ब्रिक तोड़ लेता है, या फिर आप पंच मार के कोई डंडे डंडे तोड़ लेता है, भाई वो क्यों होता है? वो आप नॉर्मली अगर हिट करेंगे तो आपकी बोन ब्रेकेज हो सकती है, आपके मसल टीयर हो सकते हैं, आपको इंजरी हो सकती है। बट वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मसल को स्ट्रांग बना लेते हैं। वो इस चीज़ को, हाथ की हड्डी को एक्सरसाइज कर करके, प्रैक्टिस कर करके, धीरे धीरे वो ऐसे नहीं सीधे मार के दीवार तोड़ देते हैं या फिर कुछ भी होगा। वो पहले हल्का हल्का प्रैक्टिस करते हैं, हल्की हल्की चीज़ें तोड़ते हैं, उसके ऊपर ऊपर आके अपनी एडवांस चीज़ें में लाते हैं सारा कुछ। तो वो करते हैं स्किल एंड टेक्निक डेवलपमेंट। अब ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है गेम में, टेक्निक इंपॉर्टेंट होती है। अब मैं एक बॉक्सिंग का एग्जांपल ले लूँ।
ये लोग एक्सपीरियंस टेक्निक होगी बहुत ज़्यादा, वो कि हमने खेल खेल के आई हमें और हमने टेक्निक को सीखी हुई है। अब उसमें जैसे बॉक्सिंग में 1 2 3 कॉम्बिनेशन चलते हैं, जैब का कॉम्बिनेशन चलता है, सारे अपर कट वाले कॉम्बिनेशन चलते हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो आप में से कोई बॉक्सर होगा तो जान रहा होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये फिर से आ गया टैक्टिकल डेवलपमेंट, ये वही प्रीवियस वाला आ गया, मेंटल वाला वही आ गया फिर से। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं एक चीज़ में कि हम क्यों और कैसे क्या करते हैं, बट वो सेम यही चीज़ होती है। आपने एक बार क्लियर करना है। और इन भैया के ये डेफिनेशन लिख दिया मैथ्यू का 1981 में, इनने ये बोला था कि ये ऑब्जेक्टिव इनका होता है कि कंपटीशन बिहेवियर में हमें एक पर्सन को ट्रेन करना है और उसको वेल परफॉर्म करने के लिए मजबूर करना है ट्रेनिंग दे दे के। अब देखिए मेथड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, कि हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो करते हैं वो कैसे कैसे करते हैं और क्यों क्यों करते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में। तो देर आर वेरियस मेथड ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दैट आर मेंशन बिलो। तो हम ये स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूसली ट्रेनिंग मेथड। अब ये जो मेथड है इसमें एक्सरसाइज का क्या रहता है, एक फ्लो बना रहता है कि हम जो प्लेयर को एक टाइप में फ्लो में रखें, हम बोर ना होने, उसको कंटिन्यूटी में रखें। कंटिन्यूस वर्ड से समझ आ रहा है हमें कि कंटिन्यूसली उसको वर्कआउट करवानी है हमने। और क्या वर्कआउट हो सकती है, ऐसा नहीं भैया आपने पूरे दिन उसको 1 घंटे के लिए जिम करवाना है या फिर आपने कोई गेम खिलवानी है तो उसको पूरे 1 घंटे ही उसमें उसमें दे देना है। कंटिन्यूस का मतलब होता है कि बीच में आपने एक रेस्ट का जो टाइम पीरियड होता है वो आपने नोट डाउन करना है, और वो आपने रखना है ऐसा कि 10 सेकंड या 30 सेकंड या फिर जो भी हो आपका 5 मिनट, एक बीच में 5 मिनट का रेस्ट दिया। जैसे फुटबॉलर होता है, फुटबॉलर को बहुत देर तक, बहुत टाइम तक भागना पड़ता है, 90 मिनट, उसकी 45 का हाफ होता है। 45 मिनट तक भागना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और वो भी ऐसे नहीं, कभी कभी एक्सप्लोसिव वे में भागना है, कभी कभी नॉर्मल वे में भागना है। तो उसमें उसमें भी उनका ब्रेक होता है जो मतलब एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के होता है। तो आपने क्या करना है, 10 मिनट का आप ब्रेक बीच में दे सकते हैं और उसके बाद ये कंटिन्यूस मेथड ट्रेनिंग का कर सकते हैं। सर्किट ट्रेनिंग जैसे कि हम बात कर रहे थे, सर्किट ट्रेनिंग में कुछ नहीं है, आपने जैसे एक सेटअप बना लिया, आपने फर्स्ट पुशअप्स, पुशअप्स उसके बाद आपने कर लिया जंपिंग जैक, प्लस उसके साथ कर लिया आपने एक कॉम्बिनेशन है। आप मान लीजिए कहीं के कोच हैं और आपने एक स्टूडेंट ट्रेन करना है और आपने सर्किट ट्रेनिंग उसको करानी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इससे आप बेटर वे में समझेंगे। फिर आपने क्या करना है, उसके स्क्वाट्स, आपने उसके प्लैंक लगा देने हैं, प्लैंक लगवा देने हैं, और आपने इसमें डिसाइड करना है कि 5 सेकंड या फिर चलो ठीक है, इसमें हमने मान लीजिए इसमें हमने रख लिया 10 सेकंड का ब्रेक, इसके बीच में रख लिया 10 सेकंड का ब्रेक। तो ये है, इस चीज़ को हम पैटर्न को बोल देते हैं सर्किट ट्रेनिंग। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे जो आएगा। इंटरवल, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, इसमें हम एक लंबी ब्रेक देते हैं बीच में, जैसे आपने मूवी में देखा होगा इंटरमिशन आता है, वो चीज़ में आपने देखा होगा कि एक ब्रेक मिलती है जिसमें हमें थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिलता है। कंटिन्यू अगर हम वैसे तो है कैपेसिटी, आजकल यूथ ऐसा हो गया कि भैया कंटिन्यूटी में इतने इतने सीरियल ये देख लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं कंटिन्यू बिना उठे, फिर बाद में उठते हैं वो खाना खाने के लिए भी। तो वो चीज़ छोड़िए, वो ट्रेनिंग में हम वो ट्रेनिंग में इसको अवॉइड करें, क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी मसल, आपका एंड्योरेंस, आपकी स्पीड सब कुछ यूज़ हो रहा है, और आपका बहुत रिस्क हो सकता है इंजरीज में या मसल ब्रेकडाउन में। तो पॉलीमेट्रिक, ये भी टेक्निक हम पढ़ेंगे आगे किस लिए यूज़ होती है, क्या इसका यूजेस है, हम आगे देखेंगे। रेपिटेशन ट्रेनिंग, रेपिटेशन भी इस टाइप में हम बोल लेंगे, सर्किट ट्रेनिंग टाइप में बोलेंगे। इसमें रैप्स हम लगाते हैं। रेपिटेशन आपने जिम में सुना होगा, मोस्ट कॉमन वर्ड है, जो आप में से जिम जाते होंगे, नहीं तो आपने जो जिम वाली वीडियो में रैप्स की इतने लगाई है, फिर इतने का वो लगाई, रेपिटेशन ये रहता है। तो वो चीज़ हम इसको ले लेते हैं। वेट ट्रेनिंग मेथड, ये भैया इससे ही समझ आ रहा है कि वेट ट्रेनिंग मेथड ये चीज़ है कि हमें वेट उठा के ट्रेनिंग करनी है। वेट देखिए, वेट का क्या रोलमेंट है हम आगे तो पढ़ेंगे, मैं बट आपको ऐसे ही क्लियर कर देता हूँ। अब मान लीजिए आपने, अब नॉर्मल आप खाली हाथ से रॉड उठा रहे हैं, बिल्कुल खाली, ठीक है, वो आप उठा रहे हैं, आप उसमें मास्टर हो गए। अब क्या करोगे आप, ज़्यादा 5 किलो का वेट उठाओगे या 2 किलो से स्टार्ट करोगे, 2 किलो का वेट उसमें मास्टर हो जाओगे। अब आपको कोई भी 2 किलो की चीज़ कहीं भी उठाने पड़ जाए तो आप एकदम से उसको उठा लोगे। अगर आप मान ली 25 किलो का डंबल उठाते हैं आराम से, बिल्कुल आप आराम से फ्लो बन गया है, अब 25 किलो की कोई चीज़ आराम से उठा के यहाँ वहाँ लग सकते हो। तो उसको बोलते हैं हम वेट ट्रेनिंग मैथड। ये फाटलैक ट्रेनिंग मेथड, ये भी एक बंदा है जिसने ये ट्रेनिंग का वो दिया था। क्रॉस ट्रेनिंग मेथड, ये भी एक ट्रेनिंग है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन ट्रेनिंग्स का मतलब और सारा कुछ समझते हैं इनका क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले आती है क्रॉस ट्रेनिंग। क्रॉस ट्रेनिंग आपका जो है एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तभी ये शायद वहाँ से लास्ट से सबसे ऊपर उठ के आया है। रेफर टू ट्रेनिंग इन डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस। क्रॉस ट्रेनिंग यूजेस डिफरेंट मेथड कलेक्टिवली टू इम्प्रूव फिटनेस एंड इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोसेस इन एवरी ह्यूमन। देखिए अब ये क्रॉस ट्रेनिंग क्या होती है, अब मान लीजिए क्रॉस, क्रॉस से समझ आ रहा है आपको ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, एक पैटर्न बनाएंगे। अभी जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जंपिंग जैक बना लिया,
जंपिंग जैक का पैटर्न बना लिया कि एक्सरसाइज यहाँ पे हमने रखा है कोई 5 मिनट का रेस्ट, एक पैटर्न बनाएंगे हम, देखिए। फिर यहाँ पे हमने एक शॉर्ट रन रख लिया, स्प्रिंट रख लिया हमने यहाँ पे, शॉर्ट रन स्प्रिंट, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे रख लिया हल्का सा प्लैंक की एक्सरसाइज। अब हमने यहाँ पे रख लिया हल्का सा, मान लीजिए कि उसको कुछ चीज़ में, मतलब ये एक पैटर्न फॉलो करेंगे कि भैया उसको पहले ये चीज़ लगानी पड़ेगी, फिर एकदम से ये चीज़ लगानी पड़ेगी, फिर उसको ये एकदम से ये चीज़ लगानी है, फिर उसको ये चीज़ लगानी है। तो हम एक पैटर्न रखेंगे इस चीज़ में कि क्रॉस उसको, मतलब उसको एक माइंडसेट बनाएंगे उसको कि ये परफॉर्म करनी है। और ये ट्रेनिंग हाई लेवल की ट्रेनिंग्स होती हैं, इसमें आपका बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी जो एनर्जी है, आपका वेट है, सारा यूज़ होता है इसमें। प्लैंक में आपको बताया प्लैंक कोर के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको बॉडी वेट से ही सारी एक्सरसाइज करनी है। जो ये जंपिंग जैक्स हैं ये भी आपकी बॉडी वेट ट्रेनिंग है। अब इसमें अगर हम वेट एक्सरसाइज की मान लें तो इसमें हम यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि आपको 20 डंबल सेट लगाने हैं, आपको बाइसेप्स मारने हैं, जो हम बोल देंगे उसको बाइसेप्स मारने हैं उसको यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ की ये एग्जांपल ये आपको मिल चुका है क्लियरली यहाँ पे। तो हम ट्रेनिंग लोड, हाँ ट्रेनिंग लोड के बारे में बात करेंगे। ट्रेनिंग लोड क्या है? अब देखिए हम नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए एक नॉर्मल, ये नॉर्मल वाली ट्रेनिंग है, इसमें आपका ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, आप रेगुलर जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं वही आप इसमें रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट एक ट्रेनिंग लोड वो हो गया कि आप एक मान लीजिए एक पीर प्रेशर से गुजर रहे हैं, प्रेशर है आप में कि आपको इस टाइम पे ये जो कंप्लीट करनी है और आप एडिशनल वो उसके अलावा कुछ कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा कि आपके ऊपर ये ट्रेनिंग है, मैंने ये भी खत्म करना है, या भी लोड है मेरे ऊपर। तो वही लोड इस ट्रेनिंग को बताता है। एज ए इंडिविजुअल इज अबव इन अ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग द लोड इज अ मेजर कंसर्न, एफर्ट should be made that possible work can be done with minimized effort. Load is definite amount of done by the individual body. It is psychologically and physiologically demand the body parts and motor stimulant improvement of। देखिए अब यही बात आ गई जो हम नॉर्मल, अब उसमें मान लीजिए एडवांस मान लीजिए उसने एडवांस ट्रेनिंग उसने ले ली है, ठीक है। अब एडवांस ट्रेनिंग में उसने क्या किया कि अब नॉर्मल ट्रेनिंग की जगह उसने थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी, उसने वेट ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। अब उसमें ऊपर थोड़ा लोड तो बढ़ेगा। अब लोड वही है कि इंडिविजुअल एक बॉडी अगर जैसे मान लीजिए अभी कुछ मान लीजिए एग्जांपल लूँ आपको, आपने कहीं नॉर्मल वॉक करनी है और उसी में आपको कुछ वेट उठा के चलना पड़ जाए, आपका दोस्त या आपके उसमें बैठ जाए, तो आपको नॉर्मल वर्क करना पड़ सकता है। तो वो वर्क ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट पड़ जाएगी उस वे में कि आपको थोड़ा लोड ज़्यादा हो जाएगा, आपको थोड़ी वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये इसका एग्जांपल हो गया हमारा। तो ओवरलोड ये भी, अब देखिए लोड जहाँ पे पड़ रहा है, नॉर्मल लोड जहाँ पड़ रहा है वहाँ ओवर भी वर्ड यूज़ होगा। अब ओवर जैसे ये समझ ही आ रहा है हमें, बट हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेंगे। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन लोड इज गिवन बाय टू ए प्लेयर टू अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। ये आपको एक अच्छी डेफिनेशन है लोड की, आप ये नोट कर सकते हैं यहाँ से लोड की, व्हाट इज ट्रेनिंग लोड। वेर whenever this load goes beyond the capacity of an individual, the physiologically function get disturbs. Their increase in load does not affect the sports person immediately, but the administration overload is continuous to longer period of the decrease। देखिए अब हम ओवरलोड अगर हम चल पड़े, ओवरलोड अगर प्लेयर को हम कर दें, अगर उसको ओवर बोल दें करने के लिए, तो उसके चांसेस क्या होते हैं, इंजरीज के उसके चांसेस हो जाते हैं, या उसके स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसको स्ट्रेस लेवल भी हो सकता है। तो ओवरलोड से हमें हमेशा बचना है। ओवर उसका प्लेयर को कोई हमने ना लेना है ना उसको देना है ओवरलोड। अब जब कोचेस की ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको बताएंगे कि आपको ओवरलोड के लिए प्लेयर को क्या क्या ना करने के लिए। अगर मान लीजिए ओवरलोड, अब जैसे मान लीजिए हम ये दे भी सकते हैं, ये एक वे में करेक्ट भी है, अगर हमें देना किस प्लेयर को है, अगर मान लीजिए उसकी इस मतलब उसकी मान लीजिए पंच स्पीड या फिर पंच जो उसकी स्ट्रेंथ है वो थोड़ी उसमें कम रह रही है, उससे नॉकआउट नहीं हो रहा है कोई भी, तो हम उसको ओवरलोड ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि उसका थोड़ा मतलब उसके पंच एक्सक्यूब, पर वो भी कैसे देना है आपको, हल्का हल्का स्मॉल प्रोसेस में। अब हम उसको एकदम से अगर बोल दें कि हाँ जी भैया आप यहाँ पे आके दीवार तोड़ दीजिए या फिर उसका मुंह फाड़ दीजिए या फिर कुछ करिए, तो उसको टाइम लगेगा। बॉक्सर है भाई, वो उस ह्यूमन है, वो भी उसको टाइम लगता है हर चीज़ उसको करने में। तो यही इसका एग्जाम्पल हुआ कि ये चीज़ क्या है। तो हम आगे चलेंगे, अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। अब मैं आपको ये चीज़ देखने दीजिए यहाँ पे, कहाँ पे ट्रेनिंग मेथड ऑफ स्ट्रेंथ, चलिए वहाँ पे एक बार पीछे चलते हैं हम। हाँ यहाँ पे मैं इनको आपको ऐसे समझा देता हूँ इन प्रोसेस के बारे में। ये तो हमने कर ली कंप्लीट। अब ये जो ट्रेनिंग है वेट ट्रेनिंग, इसमें हम ऑब्वियसली बात है कुछ वेट ट्रेन अब नॉर्मल वेट में हम करने लगे थे, हम उसको अच्छा परफॉर्म करने लगे, हमारा एंड्योरेंस भी अच्छा बनने लगा था। बट क्या वेट ट्रेनिंग क्या है, किसमें हेल्प करेगा, हम एक प्रॉपर वेट यूज़ कर रहे हैं,
हम एक प्रॉपर वेट यूज कर रहे हैं, जिसमें हमें, जैसे हम नॉर्मल वर्कआउट कर रहे थे उसमें हम कुछ नहीं, अब हम चल रहे थे, हमारे पैर की स्ट्रेंथ उतनी है कि हमारा बॉडी वेट वो अच्छे से उठा रहा है। अब हमने एडवांस करना है हमारी स्पीड बढ़ाने के लिए, हमारा एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, वेट कुछ पुट ऑन करेंगे अपने पैरों में या फिर अपने बैक में, बैकपैक लेके दौड़ेंगे। तो फिर हमारा क्या रहेगा, उसमें हमारे एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वो हम ज़्यादा वे में परफॉर्म कर पाएंगे। तो उसी को हम वेट ट्रेनिंग बोलेंगे। रेपिटेशन की हम उसको रैप दे रहे हैं उसको कुछ करने के लिए। अब देखिएगा, जब एक पर्टिकुलर प्लेयर रेपिटेशन एक्सरसाइज करता है तो वो क्या करता है, एक रैप में करता है। जैसे सेट बनाए होते हैं उसने, सेट, एक सेट बनाया तो उसने 6 का सेट बना लिया, वो रेपिटेशन अपनी क्या करेगा उसमें करेगा 20, 10 की या 12 की, ऐसे करके रेपिटेशन करेगा। तो अपने जैसे मान लीजिए अब मैंने एक टाइम सेट बनाया कि भैया आप करोगे 5 मिनट तक पुशअप करोगे, या फिर आप 50 पुशअप करोगे, तो फिर आप उसके बाद करोगे पुलअप्स जो कि रहेंगे 10। तो ऐसे करके ये सेट होता है। तो इसका एग्जांपल यही है। और ये भी तो इंटरवल एक्सरसाइज में भी वो लॉन्ग गैप हो गया, कंटिन्यूस एक्सरसाइज हमने कर ली बात, सर्किट ट्रेनिंग हमने कर ली है बात, और हमने पॉलीमेट्रिक, इसमें इस जो एक्सरसाइज में रहता है ये थोड़ी एडवांस टाइप की एक्सरसाइज होती है। ब्रीफ बता देता हूँ, पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज में जो आप मतलब जो सारी एक्सरसाइजेस होती हैं हमारी इंक्लूडेड, उसमें हम क्या करते हैं, जो पॉलीटेक्निक होती है, ये चीज होती है, इसमें हम इस चीज को लें और इस चीज को लें, तो इस चीज में मतलब हमें एक कॉमन सा फंक्शन डिराइव हो जाता है कि हम कैसे एक एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, कि हम कैसे उसमें अंदर मतलब जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सारे डेवलपमेंट जो हमारी जो उसके अंदर इंक्लूड करें, तो एक प्रॉपर सेटअप से बनाए होते हैं हमने एनारोबिक एरोबिक एक्सरसाइज का। तो उसके अंदर हमें वो एक्सरसाइज धीरे धीरे परफॉर्म करनी पड़ती है, तो जाके एक पॉलीमेट्रिक एक्सरसाइज बनती है। ये ज़्यादा खास मतलब आप जब ये चीज़ हाई लेवल ऑफ मतलब अब एनारोबिक एरोबिक एक्सरसाइज आ गई हाई लेवल ऑफ एथलीट्स में, जो हाई लेवल परफॉर्म, जैसे यूएफसी फाइटर होते हैं, उनको हाई स्ट्रेंथ एंड वो पावर चाहिए होती है, उनकी बहुत ज़्यादा इंजरीज होने के चांस भी होते हैं, क्योंकि उसमें फुल कॉम्बैट फाइट होती है वो, तो उसमें उन चीज़ों में चलती है। अब जैसे आगे जाएंगे तो ये चीज़ आपको बेटर वे में क्लियर होगी, बट अभी आपने नॉर्मल डेफिनेशन और ये क्या होता है ये नोट डाउन करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वो चीज़ क्या करती है, कन्फ्यूजन पैदा करती है और वो चीज़ बड़ी डिफिकल्ट होती है समझना फिर। तो हम स्ट्रेंथ के ऊपर आए थे, यहाँ पे हम स्ट्रेंथ के ऊपर आ जाएंगे इसके बाद, कि व्हाट इज स्ट्रेंथ और कैसे स्ट्रेंथ हमारी जो है लाइफ में इंपॉर्टेंट है और कैसे हम उसको इंक्रीज कर देते हैं। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्सट्रैक्ट फोर्स इन सिंगल मसल कंट्रैक्शन और इट्स एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। स्ट्रेंथ इज, देखिए ये जो वर्ड है स्ट्रेंथ, अब मान लीजिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ। अब मान लीजिए नॉर्मल आप क्या करते हैं, एक वेट उठाते हैं, मान लीजिए मैं एक नॉर्मल 2 kg का डंबल उठा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 2 kg का डंबल रेगुलरली उठाता रहूँगा या फिर वो वर्कआउट करता रहूँगा, वो मेरी एक आदत बन जाएगी, स्ट्रेंथ मेरी हो जाएगी उसमें इंक्लूड। अब मैं उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए 5 kgs करूँगा, फिर मैं उसमें 10 kgs करूँगा, फिर उसमें 15, ऐसे करके मैं आगे आगे बढ़ते बढ़ते आगे आगे सारा ये टाइप में करता रहूँगा सारा। तो यही स्ट्रेंथ है। आप डेफिनेशन ये बेसिक लिख लेंगे बस, समझ लेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेंथ कौन कौन सी होती हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। तो देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ में जो आपका आ गया, आपका जो वर्कआउट आ गया, मैं वर्कआउट में एग्जांपल लूंगा इस चीज़ का, जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा वो चीज़ इफेक्ट करेगा आपकी, जैसे आप मैक्सिमम, अब कभी कभी हमें क्या करता है, अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या फिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उठ नहीं रही, हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ वहाँ पे यूज़ कर देते हैं उसको यूज़ करने में, और उन्हें वर्कआउट को बोल देते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। सिंपल में एक्सप्लोसिव मतलब जैसे मान लीजिए अब मेरे को पता है कि हम एकदम से मेरे को कहीं पे एकदम से मेरे को भागना पड़ गया, तो वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आ जाएगा, मेरे को एकदम से अपनी एडवांस स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी उस चीज़ को नोट डाउन करने के लिए, उसमें आ गया स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब कहीं कहीं भैया ऐसा होता है कि मेरे को लॉन्ग, अब टग ऑफ वॉर में एग्जांपल ले लूंगा इस चीज़ का, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का, वो काफ़ी देर तक प्लेयर जो टग ऑफ वॉर होती है, जो उसका रस्सी होती है उसको काफ़ी देर तक खींच के रखते हैं वो दोनों प्लेयर ऐसे करके, तो वो एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया एंड्योरेंस का स्ट्रेंथ में, कि आप कब कितनी देर तक उस चीज़ को होल्ड, अब मैं बोलूँ आपको एक वेट यहाँ पे इतनी देर तक होल्ड रखो, आप हो सकता है उतनी देर तक, वो आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हुई, वो आप प्रैक्टिस कर करके वो चीज़ इंप्रूव कर सकते हो। स्टैटिक्स, ये भी इन चीज़ों, ये सारी चीज़ें मिला के इसमें आगे स्टैटिक्स में जो आपको जो स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहे हैं आप, उसमें एक उसमें कंप्लीट एरिया में कर रहे हो आप, मतलब एक प्लेन सरफेस में कर रहे हो, और आपको मतलब एक चीज़ कंप्लीट वो बनाया हुआ है, आपका पैटर्न बनाया हुआ है एक्सरसाइज का, तो वो चीज़ में आ जाता है आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ। आगे चलेंगे हम, ट्रेनिंग मेथड और टू इम्प्रूव। अब इस चीज़ को भैया हम इम्प्रूव कैसे करें उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ मेथड इज इम्प्रूव स्ट्रेंथ और आइसोमेट्रिक
जो हम एक्सरसाइज हैं जो हमने पॉलीमेट्रिक टाइप की जो पढ़ी थी वो इसके अंदर आती हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे हम कैसे स्ट्रेंथ को इन चीज़ों मेथड से करते हैं। एंड ऐसे अगर व्हेन इस tension on a muscle but no movement is made causing the strength of muscle remain the same. This isometric exercise were first introduced by इस भैया ने मिलर, और इन भैया ने जो है ये 1953 में इंट्रोड्यूस करी थी। तो ये भैया मैंने आपको बोला था समझने के लिए आप डेफिनेशन समझ लीजिए, बट नाम और जो ईयर हैं वो आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। तो द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज प्रेसिंग और पुशिंग ए वॉल, लिफ्टिंग ए वेरी हैवी वेट, होल्डिंग ए स्टैटिक पोजिशन। तो ये मैंने बोला था ना प्लेन एक पैटर्न में कर रहे हैं आप। पुलिंग द रोप ऑफ टग ऑफ वॉर, देखिए ये चीज़ जो है इस गेम में ये इसकी एक्सरसाइज इस गेम में यूज़ होती है टग ऑफ वॉर की। तो इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है पुलिंग और पुशिंग अ वॉल। देखिए अब मेरे को पता है कि आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग मेरी वो है जहाँ पे मेरा लंबे टाइप तक यूज़ हो रहा है स्ट्रेंथ का, या फिर जो मैं उसमें पुश कर रहा हूँ तो उसमें हेल्प कर रहा है कि वो चीज़ टूटेगी नहीं, बट मेरा स्ट्रेंथ उसमें इंक्रीज होते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब टग ऑफ वॉर में वो खींच रहे हैं, वो काफ़ी देर तक खींच रहे हैं, उसमें उसका क्या स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यूज़ हो रहा है, उसका एंड्योरेंस पूरा पूरा यूज़ हो रहा है। तो एक वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ये इसकी एक्सरसाइज भी होती है, इसमें यही होता है टग ऑफ वॉर में कि वो होल्ड रखें या फिर अब वो अपने वो वेट से पुशअप लगाते रहें। उसके अगेंस्ट क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो अपने बॉडी वेट के हिसाब से हो जाएगी। उसके बाद वो क्या करेगा, अपने बॉडी वेट के ऊपर अपने बॉडी के ऊपर वेट रख के अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेगा, उस पर वो एडवांस हो जाएगी ट्रेनिंग सारी। डिसएडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग आर फॉलोइंग। देखिए अब ये डिसएडवांटेज क्या है इसकी, डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिक स्ट्रेंथ। अब एक स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ हमें मिल जाएगी तो वो हमारी एडवांटेज में ही गिनी जाएगी। नीड लेस टाइम, देखिए अब हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, अब हम उसमें मास्टर कर चुके हैं क्या है। अब हम पहले हम जो किसी डोर को पुल करने के लिए या फिर हमें क्या होता था कि किसी वेट को उठाने के लिए हमें प्रॉब्लम आती थी जो हमें नहीं आएगी, जो हम एकदम से उस चीज़ को उठा लेंगे। तो कैन बी परफॉर्म एनीवेयर बिकॉज ऑफ नो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। देखिए ये चीज़ अगर आइसोमेट्रिक है, ये अपने वेट से या वॉल से या फिर किसी भी एक अनसर्टेन चीज़ से हम कर सकते हैं और इसमें इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अपने बॉडी वेट से या फिर आपके सराउंडिंग में जो है जो आप उससे यूज़ कर सकते हैं। वॉल में सोचिए आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग में आप ज़्यादा हिल डुल नहीं रहे, मूवमेंट कुछ नहीं हो रही है, बट आपकी मसल तो यूज़ हो रही है, उसमें स्ट्रेंथ तो यूज़ हो रही है। वो चीज़ इसका होता है। अब इसका डिसएडवांटेज में हम पढ़ेंगे। इसके डिसएडवांटेज आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग, मसल गेन द मोस्ट स्ट्रेंथ आर एंगल यूज इन एक्सरसाइज। मसल गेन द मोस्ट है, देखिए अब इसका मतलब यही है, सिंपल सा मतलब यही है इसका कि जो हमारी मसल है, देखिए अब मान लीजिए मूवमेंट कहीं नहीं हो रही, वो एक जगह स्टेबल है हम जहाँ पे हैं, तो हमारी जो मसल यहाँ की जो यूज़ हो रही है, अब हम पैर की अगर यूज़ कर रहे हैं या हाथ की यूज़ कर रहे हैं तो उसी मसल की डेवलपमेंट जो होगी, जो एक ही मसल होती है इन्वॉल्वमेंट इस एक्सरसाइज में। अवॉइड इफ़ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम दे कॉज द ब्लड प्रेशर ड्यू टू द ड्रॉप ब्लड फ्लो एंड ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन। देखिए अब ऑब्वियसली बात है, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें आपको थकाएंगी, स्ट्रेंथ मतलब जोर लगेगा आपका, और आप उसमें एंड्योरेंस भी यूज़ कर रहे हैं तो आपका ब्लड भी हाई होगा, या फिर जो भी हो सकता है आपका हाई होके एकदम से आपको चक्कर आने लगे, वो लो हो जाए एकदम से, तो वो चीज़ भी आपकी डिफ़र करेगी इस चीज़ में। तो आप इसको क्या, आपको अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उससे हो क्या सकता है, आपको एक माइनर अटैक आ सकता है और आप कोलैप्स कर रहे हैं नीचे। तो उसके डेवलपमेंट और डायनामिक स्ट्रेंथ, तो ये चीज़ भी भैया यही जो है कि मतलब आपकी जो ऑल ओवर जो मतलब बॉडी में डायनामिक स्टेट में जो है, वो आपकी मसल स्ट्रेंथ एक इंक्रीज लेवल में आपको एक महसूस होगी, आपको फील होगी, आपको खुद ही फील होने लग जाएगा कि भैया मेरी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो चुकी है। तो उसी को हम इस चीज़ से रिलेट कर देंगे। तो आइसोटोनिक, हाँ अब हम आइसोटोनिक की बात करेंगे। आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या है? आइसोटोनिक एक्सरसाइज इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विच इन्वॉल्व कंट्रोलिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ मसल to mobilizing the joints around the muscle. Example of the push up or squats. This this इस भैया ने डेवलप की D11, इस भैया ने डेवलप की थी 1954। आइसोटोनिक आर 2 टाइप्स, ये 2 टाइप की होती हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम एक सिंगल वॉल के पीछे हम जो इसमें एक ही मसल यूज़ कर रहे थे, जो कि हमारे हैंड या फिर लेग थे उनके ही। बट इस चीज़ में क्या है, हमारा बॉडी वेट और दो हमारी एक्सरसाइजें यूज़ होंगी। जैसे मान लीजिए इसमें स्क्वाट्स एंड पुशअप। अब पुशअप में हमारा जो है वो पूरी बॉडी चलती है, पुलअप्स में बॉडी ऊपर को खींचनी होती है, स्क्वाट्स में हमारा लेग्स की मसल यूज़ हो रही है। तो ये चीज़ हम इससे सीख लेंगे कि ये कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ मसल जो कि होता है जॉइंट के एक्सरसाइज में यूज़ होती हैं ये चीज़ें। जॉइंट भी इसमें मजबूत हो रहे हैं हमारे, तो ये हम इससे सिंगल वे में समझ लेंगे कि ये क्यों यूज़ हो रहे हैं, कहाँ यूज़ है। 2 टाइप के होते हैं अभी आपको फिलहाल, ये कॉन्सेंट्रिक एंड एक्सेंट्रिक। तो ये चीज़ हमें सिर्फ यही नोट करनी है आपके सिलेबस में, बस यही है, एडवांस कुछ नहीं नोट करना है। ये वैसे ही होती हैं कि आपको
जो आपको मतलब एक स्टेबिलिटी देती है आपको। ये जो दोनों चीज़ें हैं कोरिलेट करती हैं, बट ऐसा होता है कि आपको ये समझने के लिए बोलना है अभी कि ये चीज़ इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है आपको कि ये हाई लेवल ट्रेनिंग में चल जाती है। और ये आप बस सिंपल मतलब इसका यही सोचिए कि जैसे आप मतलब कहीं पे रिलेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, मान लीजिए आप कोई वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई पुशअप्स एंड स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाती है कहीं ना कहीं एक मतलब पूरी पूरी ओवरऑल बॉडी के बीच बीच में। और वो चीज़ रिलेट करती है आपके पूरे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस सारा चीज़ मिला के जिस चीज़ की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इनका मतलब यही होता है सीधा सिंपल वे में। एडवांटेज ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथिंग एंड मसल एंड थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। तो स्ट्रेंथ तो आपको हो रही है जो आप मोशन कर रहे हैं उसमें, आप जॉइंट भी मजबूत हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उसमें, स्ट्रेंथ भी आपकी इंक्रीज हो रही है। कैन अडेप्ट दी इजली सूट डिफरेंट स्पोर्ट्स। डिसएडवांटेज आइसोटोनिक फॉलोइंग डिसएडवांटेज इसके भी यहीं साथ में। तो ये पॉइंट जो लिखा हुआ है अडेप्ट इजली सूट, तो देखिए ये चीज़ आप पुशअप्स कहीं भी लगा सकते हैं, आप स्क्वाट्स कहीं भी लगा सकते हैं, तो ये अडेप्ट करने के लिए हमारे इजी है। स्टार्टिंग एक्सरसाइज आप जब जिम में जाते हैं तो आपको अपने वेट से ही ट्रेनिंग करने बोलते हैं या मिक्स एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो रहता है पहले बॉडी ट्रेन करनी पड़ती है, आपको वेट ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। आपका वेट क्या है, मसल सोरनेस एंड आफ्टर दिस एक्सरसाइज है हाई स्ट्रेस लेवल। देखिए अगर आप ज़्यादा अपने बॉडी वेट से कर देंगे स्टार्टिंग में, तो आपका जो है ये मसल में ये आ जाएगा जो आपका लैक्टिक एसिड कहीं ना कहीं बनाएगा, आपको थका हुआ फील कराएगा और आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ाएगा कि भैया अब मैं स्ट्रेस में आ गया, मैं क्या थक गया हूँ, मैं सो जाऊँगा, मेरे से काम नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं रिलेट कर देता है इस चीज़ से। मसल गेन डायनेमिक स्ट्रेंथ व्हेन दे आर वीकेस्ट पॉइंट, ये भी हम अवॉइड ही करेंगे पॉइंट क्योंकि ये चीज़ रिलेट नहीं कर रही है इस चीज़ से। आगे है एंड्योरेंस। अब हम एंड्योरेंस के बारे में जानेंगे कि भैया एंड्योरेंस क्या चीज़ है। एंड्योरेंस मतलब हमारा जैसे स्ट्रेंथ थी हमारी वो थी हमारी पावर, कितनी हमारे अंदर पावर होती है। एंड्योरेंस हमारी क्षमता कि हम कितने देर तक वो काम कर सकते हैं, भाग सकते हैं या फिर जो भी है। तो एंड्योरेंस इज एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट विद द डिज़ायर क्वालिटी एंड स्पीड अंडर द कंडीशन। तो इन चीज़ों का क्वालिटी एंड स्पीड का कॉम्बिनेशन बना के जो है डेफिनेशन ये नोट कर लेंगे आप। तो ये चीज़, अब ये फटीक क्या है भैया? फटीक वो है जो हम जैसे मान लिया मेरे अंदर नॉर्मल पर्सन है और स्पोर्ट्स पर्सन डिफरेंट क्या है इसी चीज़ का। जो नॉर्मल होगा उसमें ज़्यादा मसल फटीक आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा, और जो एथलीट होगा उसने ट्रेनिंग की होगी भैया उसकी वजह से उसको नहीं होगा ये चीज़। तो टाइप्स ऑफ क्या होते हैं एंड्योरेंस? एरोबिक एंड्योरेंस, एरोबिक मीन्स विद ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया हुआ था आपको पहले टॉपिक में भी। विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग एरोबिक वर्क द बॉडी इज वर्किंग एट द लेवल दैट द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी। इसका सिंपल सा मतलब है ऑक्सीजन में तो भैया उसकी बॉडी जब ऑक्सीजन डिमांड कर रही होगी तो उसमें वो वर्कआउट करके कैसा परफॉर्म करता है, तो उसका सिंपल वे। और एनारोबिक में विदाउट ऑक्सीजन, तो उसकी बॉडी बिना ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में कैसे वर्क कर रही है। तो हम ये सारा नोट डाउन करते हैं और इसी से हम इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए अब हम जैसे उसमें आते हैं क्या अब जैसे मान लीजिए एरोबिक स्पोर्ट्स में आते हैं आपके, मान लीजिए आप खुले में कहीं हैं तो आपको वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है। अब कहीं पे कहीं कहीं की जगह क्या होता है सफोकेशन ज़्यादा लेवल होता है उसमें, आपका एनारोबिक कंडीशन कहीं कहीं बन जाती है, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है बट आप नील नहीं पाते। जैसे कि टेनिस कोर्ट ले लेंगे हम, जो बैडमिंटन कोर्ट सॉरी इनसाइड जो होता है उसमें ले लेंगे हम, या फिर बॉक्सिंग में ले लेंगे हम। उसमें क्या रहता है हमें कभी कभी कंटिन्यूस में पंच पड़ने लग जाए तो हम अब कभी कभी डिफेंस में हम नीचे करते हैं, वो चीज़ बचने के लिए हम वो भागते हैं, तो सांस में कभी कभी हम रोकते हैं अपनी। तो वो कहीं ना कहीं एंड्योरेंस में हेल्प करता है इन चीज़ों में, तो हम उसके लिए ये सारी ट्रेनिंग करवाते हैं। एंड्योरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी मतलब स्पीड, जो हमारी बॉडी की अंतर क्षमता कितनी है वो चीज़ ये देखता है, वो सारे हम ये चीज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्पीड एंड्योरेंस, हाँ ये भी एक है स्पीड एंड्योरेंस। जब आप भागते हैं स्ट्रेंथ में भी देखो एंड्योरेंस यूज़ होता है, जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था स्ट्रेंथ में एंड्योरेंस कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है। तो जो हमारा स्पीड है, और स्पीड में आप सोच रहे होंगे कि एंड्योरेंस स्पीड में क्यों चाहिए होता है भैया, हमें तो मतलब दौड़ना ही है उसके लिए तो हमें स्पीड चाहिए। तो ये आ गया कहीं ना कहीं आपके स्टेमिना से, स्टेमिना से आ गया ये चीज़। तो आपका स्टेमिना होगा तभी तो आप स्पीड कर पाएंगे भैया, आप एंड्योरेंस दिखा पाएंगे अपनी। क्योंकि आपको पता है अगर मान लीजिए आप भाग रहे हैं, आप भागते रहिए, अगर आपका स्टेमिना कम हो गया, स्ट्रेंथ कम हो गई और आप भागेंगे तो बेशक आप स्पीड तो रखेंगे अपनी एक, पर आप थक जाएंगे बहुत जल्दी। उसके बाद आपको अगर आप भागते रहे होगा कुछ नहीं, आपकी बॉडी कोलैप्स कर जाए, नीचे गिर जाएंगे आप, क्योंकि आपकी बॉडी पूरा ओवरऑल जो एनर्जी थी जितने आपने वर्कआउट की थी वो यूज़ कर चुकी थी। तो ये चीज़ हम इससे कोरिलेट कर लेंगे कि ये क्या चीज़ है स्ट्रेंथ वाली और ये स्पीड एंडोरेंस क्या है। अब स्ट्रेंथ एंडोरेंस वो है जहाँ पे जैसे मान लीजिए टग ऑफ वॉर का एग्जांपल ले लूँगा।
तो ये डेफिनेशन आप ये नोट करिए, ये लिखना है अपने डेफिनेशन, कैपेसिटी टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ मसल। देखिए अब जैसे मान लीजिए टग ऑफ वॉर में बहुत देर तक हमने पकड़ रखा है रस्सी, अब उसमें से एक प्लेयर जो है वो किसी ना किसी इस चीज़ की वजह से अगर मान लीजिए लूज पड़ जाता है, तो वहीं अपोजिट टीम वाले उसका फ़ायदा उठा के वो उस प्लेयर को खींचेंगे। अब आपने देखा होगा ना कि जब हम देखते हैं एक चीज़ वॉलीबॉल में भी हम उस बंदे की तरफ या वहाँ पे मारते हैं ज़्यादा, जो सर्विस होती है हमारी, जो बंदा थोड़ा सा इनएक्टिव हो या फिर उसमें जो स्ट्रेंथ की कमी हो। अब कभी कभी बॉल क्या है इतनी हीट से आती है कि आप उसको उठा नहीं पाए, आपका हाथ पीछे जाता है, रिपेल करता है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं इससे को रिलेट कर जाती हैं। तो आगे हम एडवांटेज ऑफ एंडोरेंस, नीड ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इजी टू यूज इक्विपमेंट इफ एनी। देखिए अब नॉर्म ये अगर हम एडवांटेज देखें ना इसके कि हम कैसे हम बढ़ा सकते हैं या फिर कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें नॉर्मल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। मान लिया आपके घर में ट्रेडमिल है, अगर नहीं भी है तो वॉक कर सकते हैं आप, इसमें स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा सकते हैं, एंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं आप अपनी। अगर आपके पास डंबल है तो आप उसमें वर्कआउट करके देख सकते हैं कितना, नहीं है तो आप कोई वेट उठा सकते हैं, तो इजी इक्विपमेंट रहते हैं इस चीज़ के। गुड फॉर एरोबिक फिटनेस, तो ये चीज़ भैया अगर आप ऑक्सीजन की उसमें वर्कआउट कर रहे हो तो आपको गुड होती है, इसमें इसमें हाईली इक्विपमेंट नहीं होती है जैसे अदर प्लेयर्स को चाहिए होते हैं। गुड फॉर लूजिंग वेट, देखिए इस चीज़ को करके अगर आप एंड्योरेंस बढ़ा रहे हैं अपना, ऑब्वियसली आपका बॉडी फैट कम होगा, आपका मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आप क्या करेंगे इसमें कहीं ना कहीं वेट लॉस का प्रोसेस भी करेंगे, तो ये चीज़ उसमें भी हेल्प करता है। तो हम आगे देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ एंड्योरेंस फॉलोइंग, कैन बी बोरिंग। अब हाँ, अब आप रनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, 5 किलोमीटर आप चले तो गए, अब वापस भी आना है आपको, तो ये कहीं ना कहीं बोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि भैया आप बोल रहे थे कि मैंने तो 5 किलोमीटर करना है, बस ये तो 10 किलोमीटर हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ को मतलब बोरिंग ना होने के लिए 2.5 या टू करके ऐसा करके आप कुछ बना सकते हैं कि मैं इतना स्टेज का इतना जाऊं, और मैं मान लीजिए 4 हो तो 2 किलोमीटर जाऊं, 2 किलोमीटर वापस आऊं, तो ये आप कर सकते हैं बोरिंग ना होने के लिए। डज नॉट इम्प्रूव एरोबिक फिटनेस, तो हाँ ये इसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए होंगे या फिर जो भी होगा। सो इट इज़ नॉट गुड फॉर द टीम गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी। हाँ, मान लीजिए टीम गेम है, फुटबॉल है, इसमें आप अकेले की इंडोरेंस भैया काम नहीं करेगी, आपको वो टीम लीड या फिर टीम के साथ आपको खेलना पड़ता है, जिसमें आपके ओवरऑल प्लेयरों की एंडोरेंस काम करती है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको एक सपोर्ट, एक टीम बिल्डअप करनी पड़ती है, आपको बेस्ट एक्सरसाइज करनी पड़ती है, टीम एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये होता है। तो ये टेक्निक भी आगे जाके आप सीखते हैं सारा कुछ। तो मेथड ऑफ एंड्योरेंस डेवलपमेंट, हाँ इसके मेथड क्या है, अब ये कैसे बढ़ता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एंड्योरेंस हमारे पार्ट ऑफ मतलब लाइफ का भी पार्ट मान लीजिए। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग, देखिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग में मैं अगर एग्जांपल लूँ आपका, तो आप मान लीजिए एक चीज़ अगर आप बार बार ज़्यादा टाइम के लिए कर रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं इसको इंक्रीज करेगा, आपको इस जो आपका ये है इसको इंक्रीज करेगा कहीं ना कहीं एंड्योरेंस को। तो अब वो कैसे कैसे एक्सरसाइज होती है मैं बताता हूँ आपको। आपने मान लीजिए आपने जंपिंग जैक, पहले आपने जंपिंग जैक का एक स्टेटअप बना लिया, प्लस साथ में आपने ये आपने कंटिन्यू रखना है, यहाँ पे आपने 5 मिनट का ब्रेक रखा भैया, और ये आपने जंपिंग जैक जो रखे 30 जंपिंग जैक, फिर आपने प्लस साथ में रख लिया पुशअप 10 पुशअप्स 10, इधर आपने 5 मिनट ज़्यादा हो गया फिर तो हमारे लिए, आपने रख लिया 1 मिनट का ब्रेक, आपने 1 मिनट तक रेस्ट लेना है, फिर आपने साथ में यहाँ पे रख लिया, ये आपकी जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग का पार्ट हो जाएगा, जो आपको मतलब एक बेटर वे में हेल्प करेगा कि आपके एंडोरेंस जो है बढ़े। इंटरवल ट्रेनिंग, जैसे मान लीजिए आपने क्या करना है, एक लंबे टाइम तक आपने आपने मान लीजिए एक जिम किया आपने, नहीं पहले आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए जैसे हम चलते हैं कार्डियो, आपने एक्सरसाइज की, कार्डियो के अंदर वो सारे प्लैंक्स वगैरह सारे आ जाते हैं, ट्रेनिंग आपको पता ही है। उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ा सा रेस्ट लिया आपने, जो कि होगा मतलब आप मान लीजिए उसके बाद अगर आप उसमें वो कर रहे हैं 5 मिनट का आपने रेस्ट ले लिया, ठीक है। अब आप जिम स्टार्ट करते हैं अपना। अब ऑब्वियसली बात है, अब जिम आप कर रहे हैं तो उसमें तो आपको मतलब कम से कम 1 घंटा भी लग सकता है, और ये इसमें भी आपको 1 घंटा लगा। इसमें रेस्ट थे, छोटे छोटे टाइम के रेस्ट थे, जैसे कोई मान लीजिए आपको 5 सेकंड का आपने बीच बीच में हर एक्सरसाइज में रेस्ट लिया था, इसमें भी आप थोड़ा बहुत रेस्ट लेंगे, थोड़ा बहुत रेस्ट लिया आपने, फिर आपने फिर से वेट उठाया, फिर से आपने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अब ये फर्टलाइक ट्रेनिंग ये वाला मेथड जो है, ये मतलब एडवांस आपके सिर्फ नाम ही है इसमें, ये आप ट्रेनिंग में देखेंगे तो इसमें आपको अलग अलग टाइप की अलग अलग फिटनेस एक्सरसाइज बताए जाएंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं एंड्योरेंस के लिए हेल्प करेगा, और ये एडवांस टाइप की ट्रेनिंग होती है। तो इसको सिर्फ हम नाम पढ़ेंगे, और आपकी बुक में इसका थ्योरी भी दी होगी कि इसकी डेफिनेशन और क्यों यूज़ होता है, बस आपने वही देखना है। ये भी एंड्योरेंस का एक्सरसाइज है और उसमें अलग अलग एक्सरसाइज पार्ट हैं।
डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग मेथड ऑफ एंड्योरेंस डेवलपमेंट और फॉलोइंग। तो इसके ट्रेनिंग मेथड के क्या एडवांटेज होते हैं, तो ये है, ये भी हम पढ़ेंगे इस चीज़ में। इट इज़ गुड फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। देखिए, ये चीज़ की एंड्योरेंस अगर बढ़ा रहा है तो आप ओवरऑल फिट हैं, और ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है आजकल में, क्योंकि आजकल की जो डाइट हमारी है प्रॉपर भी नहीं है, और हमारे न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन हमें मिल नहीं पाता है, तो ये चीज़ हमें बढ़ानी ही पड़ती है अपने सेल्फ उसमें आके। सेवरल एथलीट कैन टेक पार्ट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम एट एनी टाइम। तो इसमें देखिए, आप बहुत लोगों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप रनिंग के लिए बोल रहे हैं, आप मान लीजिए उनको एंड्योरेंस एक्सरसाइज के लिए, तो आप एक साथ कम से कम 50 प्लेयर को आप बोल सकते हैं कि भैया दौड़ के आओ वहाँ पे, आपके ये एक्सरसाइज है आज। तो इसमें ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि आपको एक टाइम पे एक ही प्लेयर ऐसा भेजना पड़ेगा या फिर ऐसे, तो आप बहुत सारी पुशअप लगाने के लिए आप बहुत को बोल सकते हैं, बस के लिए स्पेस नीडेड होता है। डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट और ऑर्गेनाइज इजली। इसके लिए हमें कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए भैया। अब जो एंड्योरेंस है वो तो हम कहीं पे भी कहाँ भी बढ़ा सकते हैं, बस हमें एक वेट ट्रेनिंग चाहिए और हमें दौड़ना है, या फिर ये ट्रेनिंग उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। दिस ट्रेनिंग मेथड इज़ नॉट रिगिड, इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर। तो ये मतलब ये यहीं से क्लियर हो गया। तो ये मतलब हमें नेचर में फ्लेक्सिबल बनाती है, क्यों? क्योंकि हम इसमें कहीं से भी कौन सी भी एंड्योरेंस एक्सरसाइज करें वो कहीं ना कहीं हिट करेगी हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, जो कि पूरे ऑर्गन्स में हमारे एक काम है उसका पहुंचाना न्यूट्रिशन, और एक है ऑक्सीजन। ये चीज़ काम अच्छे से कर रहा है तो भैया हम बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। इसके डिसएडवांटेज मेथड क्या है? द ट्रेनिंग डज नॉट वेरी हार्ड ट्रेनिंग विच इज़ सम डिफिकल्टीज और हर अफोर्ड मेकिंग। तो अगर ये चीज़ अगर हम बोलेंगे उसको कि भैया आपने 5 किलोमीटर लगातार दौड़ना है, फिर 5 किलोमीटर दौड़ना है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था बोरिंग का, तो अगर हम स्टार्टिंग में अगर हम प्लेयर को जज नहीं करेंगे, हमें पता नहीं है वो प्लेयर की वो कैसा परफॉर्म करता है कैसा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट कर देगा इस चीज़ में कि आपको वो डिफ़िकल्ट कर देगा उस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए कि मैं ना कर पाऊँ ये चीज़ या ना करूँ, जो कि बहुत स्ट्रेस लेवल के लिए भी उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो हम ये अवॉइड ही करेंगे ये चीज़ें। समटाइम द एथलीट लाइकली टू ड्रॉप एफर्ट। तो देखिए, अब होता क्या है, कई बार होता है कि वो कंप्लीट कर दे या नहीं कर पाए, तो हमें उसमें क्या होता है, उसका अफोर्ड भी देखना होता है कि कितना परसेंट वो कर पा रहा है कितना नहीं कर पा रहा है, ये भी हमने देखना होता है। एज इट इज़ नॉट प्री प्लान सो इट इज़ कॉल्ड एक्सीडेंट। देखिए, अब हमें पता है कि वो हमने प्लान नहीं किया, 5 किलोमीटर दौड़ने भेज रहे हैं भाई हमें, या फिर जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, उसमें ऐसा नहीं पता हमें कि हमने प्रिपेयर पहले होना है कि हमें भैया उसमें इंजरी हो सकती है कोई। हम दौड़ रहे हैं, अगर हो सकता है हमारा हैमस्ट्रिंग खींच जाए, हमारे मसल टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, तो उसमें हमें पेन बहुत ज़्यादा होगी, और वो चीज़ हमें प्री प्लान नहीं होती, वो चीज़ एकदम से हो जाती है। तो इसमें ये भी खतरा रहता है कि हमारे मसल फटीग, लैक्टिक एसिड का बनना, अनफॉर्चुनेटली अगर हम जो थोड़ा सा ज़्यादा अगर हमें एंडोरेंस एक्सरसाइज कर ली तब भी, एन अप्रोप्रिएट चेक ऑफ ट्रेनिंग कैन नॉट बी मेंटेन। तो इसमें यही बात है कि आप उसमें ये भी नहीं चेक कर सकते हैं कि आप मतलब प्लेयर फिट एंड फाइन है कि नहीं है, क्योंकि वो आगे जाके उसका क्या होना है, मसल में अनप्रिडिक्टेबल होगा, जो कि कहीं ना कहीं कॉज करेगा उसकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ में भी। तो हम आगे चलेंगे इसमें। अब हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में कि व्हाट इज स्पीड। भैया हमने पहले पढ़ लिया था, कि स्ट्रेंथ क्या है, फिर हमने पढ़ा एंड्योरेंस। अब हम आगे आगे चलेंगे भैया, तो आगे आपका स्पीड। इट इज़ एबिलिटी टू कवर डिस्टेंस इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, और एबिलिटी टू परफॉर्म मोमेंट इन दी shortest possible time. It is quickness of movement of body parts. Speed used in endurance is called a speed endurance। हाँ जी, तो ये हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था स्पीड एंड्योरेंस क्या था। अब स्पीड क्या है? गति, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे गति। तो जो एक स्पीड है वो सारा का सारा मतलब आपके स्ट्रेंथ में भी होता है। स्ट्रेंथ, स्पीड में स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, एंड्योरेंस भी होना चाहिए, तभी आपकी स्पीड हो पाएगी। और आपकी मतलब ये सारे छोटे छोटे पॉइंट बन के स्पीड एक वो बनता है पॉइंट। तो डेफिनेशन हम ये लिख देंगे, समझने के लिए हम ये समझ लेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड, एक्सप्लोसिव स्पीड और स्पीड एंड्योरेंस। देखिए, मैक्सिमम हम अगर जब हम एक नॉर्मल एक्सरसाइज की बात करें, तो हम जब भागते हैं, मान लीजिए हम स्पीड भाग रहे हैं, और हमें आगे जाके हमको पता है एकदम से हमें मैक्सिमम उसमें पावर लगानी है, मैक्सिमम स्पीड में भागना है, तो वो चीज़ की एक्सरसाइज और वो चीज़ की इन्वॉल्वमेंट इस चीज़ में आ जाती है। अब एक्सप्लोसिव में वही यही पार्ट आ गया कि अपने एंड टर्म में मान ली आप सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हैं या 2 मीटर दूर हैं उस चीज़ से, उस पर्टिकुलर फिनिश लाइन से, तो आप एक्सप्लोसिव स्पीड की यूज़ करेंगे, आप एकदम फास्ट भागेंगे, आप एकदम से अपनी पुश करें। आप जैसे थ्रॉटल होता है गाड़ियों में,
आपको पता है कि आपने इस टर्न में, आपको पता है इतने टर्न में इतना होगा, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने स्पीड वो करते हैं, वही चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो स्पीड एंड्योरेंस वही है जिसमें एंड्योरेंस का यूज़ हो, और भैया जहाँ पे एंड्योरेंस यूज़ हो रहा है वहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा ही होती है। तो ये हम नोट डाउन करेंगे इस चीज़ में। तो ये हम देखेंगे बुक में, और तो कोई पॉइंट स्पीड में नहीं है कि नहीं है। तो हम इस चीज़ में जब देखते हैं, हाँ, तो जैसे हम देख रहे थे इसमें, तो इसमें आपके बुक में आज सिलेबस ये सारा कंप्लीट होने वाला है स्पीड एंड्योरेंस के बारे में। तो अभी हम जैसे उसमें टॉपिक में थे स्पीड एंड्योरेंस में, तो स्पीड एंड्योरेंस ये सारे हम एक बार ब्रीफ में इस पर फिर से जानेंगे इसके बारे में। जो हमारी मतलब ये जो स्पीड है ये टोटली डिपेंड होती है, मतलब देखिए अगर जो एक स्प्रिंटर है वो भी अगर देखा जाए तो टोटली डिपेंड करता है उसके बॉडी मास पे कि कितना उसका बॉडी मास है। उसका बॉडी पार्ट के अलग, बॉडी मास के अलग हिसाब से उसकी स्पीड भी इंक्रीज होगी गेम्स में। तो ये सारा इंक्रीज होता है। तो हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है लगभग कि स्पीड एंड्योरेंस में क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या नहीं पार्ट होते हैं। तो आगे हम आगे चलेंगे इसमें। तो ट्रेनिंग मेथड ऑफ डेवलप, अब इसकी चीज़ जो स्पीड की ट्रेन मेथड क्या होते हैं, हम डेवलप कर सकें स्पीड को, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारे इसमें। स्पीड डेवलपमेंट प्रोग्राम कैन बी फ्रेम अकॉर्डिंग टू नीड्स, लेवल एंड ट्रेनिंग स्टेट ऑफ प्लेयर्स। तो ये एक इस जो ये है अकॉर्डिंग टू, ये सारा हम इसमें पॉइंट देखेंगे इसमें, अकॉर्डिंग टू नीड, लेवल एंड ट्रेनिंग स्टेट ऑफ द प्लेयर। एक्सलरेशन रन हम उसको बोल देंगे, जैसे मान लीजिए हम एक पॉइंट दे देते हैं कि आप यहाँ से नॉर्मल भागते आओ, बट यहाँ से आपने एक्सेलरेशन पकड़ के आपने यहाँ पे तेज भागना है, तो वो इसमें पॉइंट आ जाता है ये वाला कि ये प्लेयर एक पर्टिकुलर यहाँ भाग रहा है, तो वो चीज़ यहाँ से फास्ट कर देगा वो। पेस रन और रन पेस रेसर मीन्स रनिंग द होल डिस्टेंस ऑफ द रेस एट द कांस्टेंट स्पीड। द पेस रेस ऑफ एन एथलीट यूनिफॉर्म स्पीड 18 मीटर्स। अब देखिए ये जो हम कंपटीशन में आते हैं, पेस रन वो होता है जिसमें मान लीजिए यहाँ से नॉर्मल भाग रहा था अगर पर्टिकुलर प्लेयर, तो ये नॉर्मल ही भागेगा जहाँ तक उसकी फिनिश लाइन होगी। बट उसमें क्या करना होता है, ये लॉन्ग रन टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए मैराथन हो गई, मैराथन जैसे मान लीजिए 16 किलोमीटर की मैराथन हम कंडक्ट करवा रहे हैं, केजी नहीं किलोमीटर। तो अगर हम 16 किलोमीटर की रन करवा रहे हैं तो उसमें हम पर्टिकुलर पर्सन स्प्रिंट तो नहीं लगाएगा, वो अपनी फुल एंड्योरेंस फुल स्पीड से नहीं भागेगा, वो एंड्योरेंस बचा के अपना रखेगा, वो स्ट्रेंथ बचा के रखेगा, और एंड में जब फिनिश लाइन होगी तब वो थोड़ा सा पेस मारे, तो थोड़ा एक्सलरेशन रन मारेगा उस चीज़ को, ताकि वो फिनिश लाइन जल्दी ख़त्म कर दे। तो इसमें हम यही चीज़ देखेंगे कि ये चीज़ पर्टिकुलरली वहीं डिनोट कर रही है कि स्पीड मेथड क्या है डेवलपमेंट के, ये दो ही होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स मेथड। अब जहाँ पे भैया स्पीड एंड्योरेंस, स्पीड आ रही है प्लस एंड्योरेंस आ रहा है, प्लस आपका स्पीड एंड्योरेंस, और क्या था आपका आया था देखेंगे, स्पीड स्पीड एंड्योरेंस और आपकी स्ट्रेंथ, हाँ ओ सॉरी स्ट्रेंथ आपकी आई थी, स्पीड एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। जहाँ पे आपकी स्पीड आई थी एंड्योरेंस, हाँ जहाँ पे आपकी स्पीड और स्ट्रेंथ भी आई थी, वहाँ पे भैया इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होती है फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि यही चीज़ सारे में डिनोट करती है। अगर मान लीजिए आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप अगर स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं प्रॉपर, आप मसल को जॉइंट को स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई वेट में स्ट्रेंथ में वेट नहीं उठा पाएंगे या कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके जॉइंट में या मसल में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि उसको वो परफॉर्म कर पाए प्रॉपर स्ट्रेचिंग से या प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी से। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी मेन जिम्नास्टिक वाले लोगों के लिए आ जाती है, बट नॉर्मल में इसलिए आ जाती है क्योंकि अगर हम स्पीड में भाग रहे हैं, अगर हम नॉर्मल वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम अपनी स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे जॉइंट्स की या फिर हमने मसल की, तो हम जब एकदम से हम जो स्पीड पकड़ेंगे, पावर रन करेंगे, एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोर एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें हमारी मसल टीयर हो जाएंगे, मसल टूटेंगे और हमें बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा वो। तो इसकी हम फ्लेक्सिबिलिटी हम पढ़ेंगे। इसका फ्लेक्सिबिलिटी इज एबिलिटी टू परफॉर्म ए जॉइंट एक्शन थ्रू द रेंज ऑफ मोमेंट इट इज़ नीडेड टू परफॉर्म एवरीडे एक्टिविटीज़ विद रिलेटिव। देखिए एवरीडे एक्टिविटीज़ तो हम रिलेट करते ही हैं इस चीज़ से, कुछ भी चीज़ उठाना, उसके लिए बैक की स्ट्रेचिंग इंपॉर्टेंट होती है, सारा कुछ। फ्लेक्सिबिलिटी टेंड टू द एज
विद एज। हाँ, ये फैक्ट पक्का है कि आपकी एज के हिसाब से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है जो वो कम होती रहती है, या फिर जैसे आप इन्फेंट होंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उस टाइम बहुत ज़्यादा होगी, बट अब जैसे जैसे आपके जो आपके जॉइंट्स होंगे वो आप प्रैक्टिस के तौर पे अगर फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते जाएंगे तो वो जॉइंट जो आपके वो एक टाइम पे एक एज आएगी जब आपके जॉइंट्स और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम होगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम जॉइंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। वो डाइट के ऊपर होता है सारा, वो न्यूट्रिशन में हमने पढ़ लिया सारा। तो विदाउट एन एडिक्वेट फ्लेक्सिबिलिटी डेली एक्टिविटीज मोर डिफिकल्ट टू परफॉर्म। ये भी वही पॉइंट आएगा जो मैंने आपको बोला, आपकी डेली एक्टिविटी बिगेन फ्लेक्सिबल सिग्निफिकेंट रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सपीरियंस क्रॉनिक बैक पेन। अब ये जो चीज़ है, अब आपकी अगर मान लीजिए आपने अपने स्ट्रेचिंग नहीं की है, आपने बैक की स्ट्रेचिंग अच्छे से एक्सरसाइज नहीं की है करते हैं, या फिर नॉर्मल जो भी हैं वो रहते हैं, तो ये चीज़ डायरेक्टली इसलिए हिट कर देती है। आप मान लीजिए कुछ चीज़ आपने ओल्ड एज देखे होंगे, वो कुछ भी चीज़ उठा के ऊपर रखते हैं तो उनके बोलते हैं मेरे बैक पेन हो गई, या फिर अगर वो प्रॉपर वे नहीं उठाए तो वो बोलते हैं मेरे बैक में स्टार्ट हो गई है पेन। वो इसी फैक्टर की वजह से होता है। अगर आप प्रॉपर वे जानते होंगे, अगर आप डेड लिफ्ट भी जानते हैं या फिर कुछ भी आप उठाते हैं वेट, अगर आप स्क्वाट्स में भी वेट उठा के कुछ परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग होती है जो कि आपको हेल्प करती है कि मैं उस प्रॉपर वेट को अच्छे से उठा पाऊँ और उसको परफॉर्म कर पाऊँ अच्छे से। तो दीज आर टू टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये चीज़ें हैं दो, पैसिव एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम देखेंगे इसके आगे कि इनके बारे में क्या है। तो ये भी, तो पैसिव जो फ्लेक्सिबिलिटी हम जो डिनोट करेंगे, देखिए पैसिव में क्या आ जाएगा, आपकी जो नॉर्मल जो स्ट्रेचिंग रहती हैं कि जो हम हाउसे स्ट्रेचिंग या फिर जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हम कर सकते हैं इसमें। और आपकी एक्टिव जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है आपकी जो आपकी मतलब जो वेट ट्रेनिंग जो आप पर्टिकुलर किसी जगह में जाके और जो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है उसमें, वो वाली में आ जाती है। इसमें आपको वेट से भी, आप जैसे जिम्नास्टिक वाले होते हैं, अब भैया मैं बोलूँ हम नॉर्मल बंदे अगर स्ट्रेचिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा से बेंड होकर हम पैर छूने की कोशिश करेंगे, या फिर हम एल्बो से ये वाला स्ट्रक्चर चूज करेंगे। तो ये वाली जो ये एडवांस स्ट्रेचिंग होती है उसमें आप देखने वो जिम्नास्टिक कुछ ना, एडवांस में तो आप वो स्ट्रेचिंग पूरा स्प्लिट कर ले रहे होंगे, वो यहाँ तक टच कर लेंगे, उनको खींच खींच के और थोड़ा स्ट्रेच की जाती है एडवांस लेवल में, ताकि अगर वो गिर भी जाएं, अगर वो बैक की तरफ गिर भी जाएं, बैक फ्लिप मारते टाइम गिर जाएं या फ्रंट फ्लिप मारते तरफ गिर जाएं, तो अगर उनके नेक अगर नीचे आ रही है तो वो कैसे उसको नेक की एक्सरसाइज करके वो उसका पेन की इंजरी का वो कम कर सकते हैं इम्पैक्ट। तो उनको सब कुछ सिखाया जाता है इसमें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी तभी इंपॉर्टेंट होती है इंजरी अवॉइड करने के लिए भी। तो इसको कुल मिला के आप ये भी सोचेंगे कि ये इंजरी को अवॉइड करने के लिए भी यूज़ होती है। अगर ये आप डेली लाइफ में करेंगे, डेली लाइफ में आप अब ये समझ के होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी, तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये डेली लाइफ में करना है आपने, जो कि आपका लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी है फ्लेक्सिबिलिटी, और आपने अब देखिएगा आपका इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे इसमें। अब हम अगले पॉइंट की तरफ आएंगे अपने। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। अब भैया जो हमने पढ़ा था ये तीन चीज़ें, स्पीड प्लस एंड्योरेंस प्लस स्ट्रेंथ प्लस जो हमने अभी पीछे पढ़ा फ्लेक्सिबिलिटी। अब इन चीज़ों में एक चीज़ है, अब ये चीज़ें अब तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब, अब स्पोर्ट्स में क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन एक इनमें आता है कि ये सारे एक सारा एक लेवल बन के एक चीज़ बनता है जो कि आप किसी गेम में मास्टर कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं ट्रेनिंग में, यही चीज़ें आपकी सब ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग जो कोचेस है होते हैं आपके, वो यही 5 चीज़ें जो आपको ट्रेन देते हैं वो यही चीज़ इंक्लूड हो गई। तो कोऑर्डिनेशन में हम क्या जानेंगे, कोऑर्डिनेशन इज अ स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपको पता होता है कि आपने कुछ पर्टिकुलर गेम में परफॉर्मेंस करनी है, या आपको पता है कि मैं कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे आप मान लीजिए, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, आपको पता है कि इस मेरे कोऑर्डिनेशन मतलब मैं क्लच उठाऊंगा, एक्सीलेटर दूंगा, क्लच में क्लच दबाऊंगा तभी गियर डाल पाऊंगा। या फिर मेरे को पता है अगर मैंने कुछ चीज़ एक्सरसाइज करनी है, अगर मैंने कोई चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है, बेंच प्रेस लगाना है, तो उनको वो कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा आपके हाथों में, आपके चेस्ट में, आपके मसल्स में, ताकि वो एक परफेक्ट वाला बेंच प्रेस एक्सरसाइज हो पाए। तो इसी को हम कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखें, कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। देखा, ये कोऑर्डिनेशन जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं ना, जो हम मोटर डेवलपमेंट वो सारा, वो यही चीज़ में हम डेवलपमेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन। चलना एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन हो गया, मैं वॉक कर पा रहा हूँ वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू कर पा रहा हूँ। हम पहले बचपन में चलना सीखते हैं, बच्चा चलते चलते गिरता है बहुत बार, क्यों? क्योंकि उसको चलने की कोऑर्डिनेशन नहीं पता होता, धीरे धीरे मास्टर करता है उस चीज़ में। फिर एक टाइम आता है वो दौड़ना सीखता है, वो दौड़ते दौड़ते बच्चे गिरते हैं, देखा दौड़ते दौड़ते कभी कभी वो अपने पैरों में फंस के ही गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पहली बार स्टार्ट किया होता है दौड़ना भी। तो वही चीज़ आ गई।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इट इज़ एबिलिटी टू परफॉर्म स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट इन्वॉल्विंग डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अब आपने ये चीज़ का मतलब हुआ, आपने देखा होगा बॉक्सिंग जब कर रहे होते हैं या फिर जो भी फाइटिंग या फिर जो भी शॉर्ट फाइटिंग होती है, तो उसमें आपने पुराने टाइम की लूंगा मैं, ग्रीस की, वो जो स्पार्टन्स थे वो क्या करते थे, एक मास्टर करते थे कोऑर्डिनेशन में कि हम तलवार चलाना सीखें। अब स्पार्टन्स की तलवार बहुत छोटी होती थी। उनने क्या नोट किया, अब ये कोऑर्डिनेशन की बात है, उनने क्या नोट किया, एक फाइट देखी उनने उनने देखा कि इन लोग की तलवार बहुत बड़ी बड़ी होती है, जब तक इनकी तलवार निकलती है हम इनको मार सकते हैं। तो स्पार्टन की छोटी तलवार होती थी, वो जब तक निकालते हैं वो आपको मार के भी चल जाते थे। तो ये बॉक्सिंग में आएंगे अब इस चीज़ में, अब जो मॉडर्न जमाने की है बॉक्सिंग में देखना आप, जो कोऑर्डिनेशन होती है, मतलब जो हम देखते हैं स्किल सीखते हैं, हम वो बंदा पंच मार रहा, हम पीछे जा रहे हैं, हम डॉज कर रहे हैं, हम फिर अपर कट मार रहे हैं, फिर ये चल रहा वो चल रहा, ये सारा कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट है एक टाइप में। इट इज रिक्वायर ए गुड अवेयरनेस एंड रिलेटिव लिम्स ऑफ द बॉडी पोजिशन, गुड इंटीग्रेशन बिटवीन द सेंसेस एंड मसल इन्वॉल्विंग द। अब आपके सेंसरी ऑर्गन को भी इसमें एक्टिवेशन में हेल्प मिलती है, मसल को आपके इसमें एक्टिवेशन, स्केलेटन जो सिस्टम है आपको उसमें मिलती है, और आपके ये चीज़ ही कोऑर्डिनेट करते हैं सारे, आपके इंटरनल ऑर्गन में नहीं करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका ये नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन से नहीं चलेगा, वो अपने आप परफॉर्म करते हैं। तो हम इसको आउटर वो जो हम जो अभी परफॉर्म कर पा रहा हूँ, जो मैं एक्शन कर रहा हूँ, वो भी कोऑर्डिनेशन की वजह से ही कर पा रहा हूँ मैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज आ जाती हैं हमारे पास, तो हम उसमें पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एबिलिटी। तो ये जो चीज़ है देखिए, अभी हम पता है हमें कि हम जो कोऑर्डिनेशन है, हमें पता है कि हमें कहीं पे जाना है। अब मैं पानी पीने जाऊंगा तो मैं पानी का ग्लास उठा के पीऊंगा, मैं चाय का ग्लास नहीं पी लूंगा उस टाइम, क्योंकि मेरे प्यास लगी है ना, कि मैंने गर्म, मेरे गले में दर्द नहीं हो रही है, तो मैंने वो चीज़ अवॉइड करके देखनी है चीज़ में। तो ओरिएंटेशन एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी में हमारा जो आ जाता है, जो हम जैसे मान लीजिए कि हम चूजी होते हैं बहुत ज़्यादा कि हमें क्या करना है, उसमें भी कोऑर्डिनेशन आ जाता है हमारा, उसमें भी हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन की, कैसे कैसे हम क्या क्या चूज़ कर सकते हैं क्या क्या नहीं। रिएक्शन, कपलिंग, ये सारी बैलेंस, ये बैलेंस में आपको पता है कि हाँ जी हमें अगर मेरे को चलना है तो बैलेंस करना पड़ता है फुट में अपने। तो एक क्या रहता है, स्पोर्ट्स वाले देखना, जिम्नास्टिक वाले एक बैलेंसिंग बहुत अच्छा मूवमेंट कर लेते हैं, क्योंकि उनने क्या किया होता है, मास्टर कर ली होती है इस चीज़ में। अब आपको बोला जाए एक रस्सी के ऊपर चलने में, अब बेशक पहली बार गिर जाएंगे, दूसरी बार गिर जाएंगे, बट एक टाइम आएगा आप जब वो कोऑर्डिनेशन सीख जाएंगे। तो वही चीज़ होता है, कोऑर्डिनेशन इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डेवलप पर्सन के उसमें आ जाता है ये सारा। तो ये डायरेक्टली डेवलपमेंट रिलेट करता है कोऑर्डिनेशन और रिदम एबिलिटी। देखो अब रिदम एबिलिटी क्या है, जैसे मैं बॉक्सिंग का कॉम्बिनेशन बोल रहा था, गाने में रिदम चलता है, हम अलग अलग बैंड वालों को रिदम में ट्यून बनाते हैं, तब जाके एक परफेक्ट सॉन्ग बनता है। वैसे हम पूरी जो हम कोऑर्डिनेशन सीखते हैं, एक्टिविटी सीखते हैं, उनको मिला के जो है हमारा ये रिदम बनता है। एडेप्शन एबिलिटी, अडेप्टेशन एबिलिटी, देखिए अडेप्टेशन में क्या होता है, अभी मान लीजिए मैंने कुछ नई चीज़ सीखी, जैसे बचपन की बात ले लूँगा मैंने पहले पेंसिल से लिखता था, मैं इरेज करता था उस चीज़ को लिख लिख के, उसमें मैंने क्या किया, मास्टर किया कि पेंसिल से लिख के भैया मेरी गलती होती है तो वो मिटा सकता था। पेन से मैंने क्या सीख लिया, मैंने वो चीज़ इरेजर यूज़ करना कम कर दिया, फिर मैंने पेन से लिखना स्टार्ट किया, अब मेरे को पता है गलती नहीं होती और ये मिटेगा भी नहीं। तो ये चीज़ हम अडेप्ट करते हैं इस चीज़ से बचपन से लेके अब तक। अब अडेप्शन उसमें भी आ जाता है कि भैया एक चीज़, एक जहाँ पे मैं गिर रहा हूँ बार बार, उस वजह से क्यों गिर रहा हूँ, तो मैं चीज़ सुधारूंगा। मेरे को पता है यहाँ पे कुछ बम्प सा है, तो मैं उससे जब पहली बार गिरूंगा तो मैं गिर जाऊंगा बम्प से, पर दूसरी बार मैं कोऑर्डिनेट क्या करूंगा, भाई भागते भागते वहां से मैंने थोड़ा हल्का सा जंप लेना है। जैसे एग्जांपल ले लूं, जो हर्डल्स रन होते हैं, जो हर्डल प्लेयर होते हैं, वो इसके परफेक्ट एग्जांपल हैं आपके, जो ये जो कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, भागते भागते उन्हें 3-4 स्टेप का कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, उनके बाद वो आपको ऑटोमेटिकली जंप कर देते हैं हर्डल्स के ऊपर से। तो ये चीज़ उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो अभी हम सर्किट ट्रेनिंग पे आएंगे। सर्किट ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फिजिकल एजुकेशन, जो कि पार्ट लेती है एक परफेक्ट एक्सरसाइज में जो कि हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन परफेक्टली, जो रिदम हम बोलते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ बॉडी कंडीशन और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यूजिंग हाई इंटेंस एरोबिक मतलब विथ ऑक्सीजन इसमें आप मान लीजिए। तो it targets strength building and muscle endurance. Activities in circuit training are set up stomach crunches, squats and jogging, skippings. तो ये जो ट्रेनिंग है ये इन एक्सरसाइज में जो है वो करते हैं। उनमें और भी एक्सरसाइज होती हैं इनकी, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग भी आ जाती है इनमें। तो जॉगिंग इसका नॉर्मल पार्ट है, स्कीपिंग इसका है। अब ये जो चीज़ें हैं ये सारी मतलब एक टारगेट कर रही है। देखिए आपका कोर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ये इसको डिनोट कर रही हैं।
इम्पैक्ट ऑफ सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है, इनका इम्पैक्ट क्या होता है, गेट मैक्सिमम रिजल्ट इन मिनिमम टाइम। देखिए अब ये एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, इसमें एंड्योरेंस भी आपका बढ़ रहा है, एंड्योरेंस भी है, स्पीड भी है, क्योंकि जॉगिंग करके आप स्पीड में भी, स्पीकिंग स्पीड में, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ रही है। आप इसमें क्रंचेस लगा रहे हैं, आपका एब्डोमिनल मसल डेवलप हो रहा है, उसमें स्टमक कोर एरिया स्ट्रांग हो रहा है, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। तो इसमें सारा इंक्लूड होता है, और ये सारा आपको एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर मिल जाता है। इंक्रीज दी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो आपको मेटाबॉलिज्म रेट है वो भी आपको बढ़ा देता है। इनहेंस दी कार्डियक वेस्कुलर फिटनेस, आपकी जो हार्ट की परफॉर्मेंस है उसको भी इंक्रीज करता है ये चीज़। इनहेंस मसल एंड्योरेंस, मसल इंड्योरेंस का क्या मतलब है, अब मान लीजिए मेरे को पता है कि मैं अगर कुछ चीज़ कर रहा हूँ, मेरे को पता है अगर मेरे को 3-4 डंबल मारने के बाद मेरा लैक्टिक एसिड बन जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं वो प्रैक्टिस लगातार करे जा रहा हूँ, और वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है मेरी मसल इंड्योरेंस बढ़ाने में, जो कि मेरा लैक्टिक एसिड स्टेबिलिटी वो लाएगा। हेल्प इन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अब देखिए अब ये जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो ये चीज़ एक प्लेयर को हेल्प करती है, और या फिर आप जब किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे पर्टिकुलरली कि जो स्ट्रेंथ है मेरी इस चीज़ से बढ़ रही है। कैसे, क्योंकि आप पहले जो अपना कोर टाइट कर रहे हैं, और आपका कोर है जो एक जो स्कीपिंग से उसमें भी आपकी एंड्योरेंस, वो जो पूरी बॉडी हिलेगी वो यूज़ होगा, तो ये चीज़ उसमें आ जाता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं ये पार्ट आ जाता है उसके। तो हम आगे देखेंगे, अभी हम एक देखेंगे चीज़ कि हम कितना समझें किस चीज़ को, नहीं है ये आपके लिए होमवर्क हो सकता है। तो आप स्पोर्ट्स पर्सन आर ट्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो ये मतलब पूछ रहे हैं हमसे भैया कि एक जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है उसको ट्रेनिंग देते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर, कि हम उसको समझें कि क्या ये यस या नो है। आप मेरे को अभी तक बता दिया होगा आपने, तो इसका इसका जो आंसर रहेगा आपका कि अगर देखिए ऐसा बोला जाए, अगर हम हाई वे लेवल की बात करें तो इसका ये यस हो सकता है, बट अगर हम देखा जाए, अगर हम नॉर्मल गेम्स अगर स्कूल्स की उसके बताएं तो नो भी हो सकता है। तो ये बोथ में चलेंगे हम इसमें। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डज नॉट हेल्प टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ये भैया ये आपको पता ही होगा, ये आपने सबसे सीधा आंसर बता दिया होगा, वैसे आप बता ही सकते हैं अभी, तो इसका आंसर नो होगा। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिक्वायर्स सिस्टमेटिक प्लानिंग, तो भाई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को सिस्टमेटिक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो हाँ जी, अब अगर आप हाई लेवल की बात करेंगे तो हाँ इसमें स्पोर्ट्स लेवल में हमें सिस्टमेटिक प्लानिंग की ज़रूरत होती है, बट अगर हम नॉर्मल प्री स्कूल का करवा रहे हैं या फिर स्कूलिंग वो करा रहे हैं तो हमारा आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई हमें प्लानिंग की जरूरत, हम एक एक्सरसाइज लेते हैं पर्टिकुलर, बच्चों को बोलते हैं खेलो, बट हाँ हमें प्लानिंग करनी पड़ती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए कि कैसे हम एक पर्टिकुलर प्लेयर को ट्रेन कर सकते हैं, उसका वेट कम करने के लिए, उसका जो स्टेमिना है उसको बनाने के लिए। तो इसमें सिस्टमेटिक ट्रेनिंग जरूरत होती है। लर्निंग ऑफ स्पोर्ट्स स्किल इज रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, हाँ जी तो ये भी राइट है आपका, यस होगा इसमें भी। तो ये आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कोच एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर डज नॉट हैव प्रोमेंटिंग रोल, तो ये सवाल है कि भैया एक स्पोर्ट्स कोच और ट्रेनर के पास मतलब एक अच्छा वो जरिया नहीं होता है उसको बताने के लिए, तो ये गलत है। उनके पास बहुत अच्छा वो नेचर होता है उनका, और वो अच्छे वे में गाइड करते हैं सबको। तो हम इस चीज़ में ये समझेंगे कि उसका आंसर नो होगा। तो हम आगे चलते हैं इसमें। तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया, अभी हम पीछे चलते हैं, एक बार ज़रा हम देखते हैं हमने क्या क्या किया। एक आपका मैं रुकी ज़रा, हाँ हम इसमें आते हैं, मैं ये स्किप किया था, इसमें आते हैं हम। ये क्या चीज़ है तो मैं बताता हूँ। ये जो चीज़ है फार्टलेक, अब ये जो भैया ये जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये भैया बहुत लंबी एक रन बोल सकते हैं हम इसमें, जिसमें इंक्लूड होता है रनिंग, फिर होता है स्विमिंग, फिर होता है आपका वेट रन या फिर वेट ट्रेनिंग, जो भी आप बोल सकते हैं उसको, वेट ट्रेनिंग। तो ये क्या करते हैं, एक बहुत लंबी, जैसे मान लीजिए 16 या 20 किलोमीटर लंबी एक ट्रैक करते हैं, जिसके अंदर बहुत ही आपका एंड्योरेंस, स्पीड, स्टेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये सारा कुछ जो हम उस टेस्ट में नोट करते हैं। तो ये आपकी बुक में वैसे है, आप उसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या होता है उसमें, बट आपका ये एडवांस उसमें आ जाता है। ये एक टाइप में मतलब मैराथन टाइप के आ जाते हैं, जो बड़े बड़े लंबे रन होते हैं, जिसमें क्रॉस कंट्री ये सारे टाइप में आ जाते हैं। तो ये क्रॉस कंट्री वो चीज़ होती है जो मतलब हम
जो भागते हैं अपने बहुत लंबे ट्रैक में, और उसमें इंक्लूडेड ये सारा कुछ होता है, स्विमिंग वगैरह, वेट ट्रेनिंग, ये सब कुछ होता है उसमें। तो हम एक बार फ्रंट में जाएंगे। तो आज हमने जो है अपना चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया है, तो जो कि था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जिसमें आपने बताया भैया स्पोर्ट्स क्यों हमारे इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग क्यों करते हैं हम, क्यों, क्योंकि हमें एबिलिटी अपनी स्ट्रांग करनी होती है, हमें अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी होती है, इन्हांस करनी होती है, तब हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बाहर। क्रॉस ट्रेनिंग क्या थी हमने ये भी पढ़ा, जिसमें सर्किट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ हमने पढ़ लिया, स्ट्रेंथ क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे स्ट्रेंथ वही है जो हम अपने अंदर जो हम पावर बोल सकते हैं उसको, वो चीज़ है स्ट्रेंथ, उसके मेथड क्या थे वो भी कर लिए। इंड्योरेंस हमने पढ़ लिया कि इंड्योरेंस क्या था, भाई हमें क्षमता क्या है, हम कब तक काम कर सकते हैं, कब तक गेम खेल सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा हमने। स्पीड पढ़ी हमने, कोऑर्डिनेशन पढ़ा, सर्किट ट्रेनिंग पढ़ी। तो हमने क्या चैप्टर नंबर 9 अपना ओवरऑल सारा कंप्लीट कर लिया, और यही आपके बेसिक्स हैं। और क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे इसमें, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही आ सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही आ सकते हैं कि डिफाइन डिफाइन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड इट्स टाइप्स एंड मेथड। तो यही है पूछा जाएगा, डिसएडवांटेज ऑफ स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग, और एडवांटेज ऑफ हो सकते हैं क्रॉस ट्रेनिंग के बारे में। आपको बेसिकली ये क्वेश्चन आएंगे, व्हाट इज स्ट्रेंथ एंड हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो आपको इस पूरा ब्रीफ लिखना है, इसके एडवांटेज क्या है, रूल्स क्या है, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ सकती है, एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग, एंड्योरेंस कैसे बढ़ सकती है, ये मैक्सिमम एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग की वजह से ही बढ़ती है। तो ये भी हम नोट करेंगे इसमें। स्पीड के बारे में, व्हाट इज स्पीड, हाउ कैन इट, तो ये बुक में आपका ब्रीफ लिखा हुआ है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो उसमें साइड में आप किसी मतलब नोट्स में लिखा होता है, जैसे आप समझ तो आपने सारा लिया, स्पीड क्या है भाई, गति कि हमारे हम कैसे भागते हैं, क्या वो इन्फेक्ट करती है हमारे इसमें डेली लाइफ में। तो ये सारा रहता है इंक्लूडेड आपकी चैप्टर नंबर 9 के अंदर, जो कि हमने सारा कंप्लीट कर लिया है अब। तो अभी हम ये देखेंगे कि मतलब कितना हम इस बारे में समझें, कितना नहीं समझें। तो देखिए, सिंपल सिंपल सी बात है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जहाँ पे आ जाता है, एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वर्ड, एक ट्रेनिंग इन स्पोर्ट, ये जो वर्ड जब आ गया तो हमने एक ही बात सीखनी है इसकी, कि एक प्लेयर है जिसको, प्लेयर वी हैव टू ट्रेन। और अगर हम प्लेयर हैं तो हमें कैसे ट्रेन, ये हो गया इसका सिंपल वे में मतलब, कि अगर आप एक प्लेयर को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो प्लेयर वी हाउ वी हैव टू ट्रेन, और ये एक अगर आप हैं तो हाउ वी कैन ट्रेन। तो ये चीज़ें होगी सिंपल वे में कि हमने इस चैप्टर के बारे में जाना। तो अभी हमने ये कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हम चलते हैं फिर, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।